नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और आपका प्रैक्टिस सेट जो है यानी कि प्रीवियस का पेपर है वो है 18 नंबर। ठीक है, इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर के 17 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारे पेपर देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इन पेपरों की, तो हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाने के बाद वहाँ से इसकी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पेज पे जाना है, वहाँ पर टाइप करना है शोभित एकेडमी। ठीक है, तो हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको PDF फाइल आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर 2 है, उसमें साइंस का पेपर अगर आप लोगों ने सारे प्रीवियस के पेपर सॉल्व कर लिए साइंस के, तो जो आपका 30 नंबर का पेपर आता है इसमें मान के चलिए आपके 25+ मार्क्स आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है आपको दिया गया है। N2 के 16 ग्राम, CO2 के 16 ग्राम, CH4 के 16 ग्राम या O2 के 16 ग्राम। तो इसमें सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका C, CH4 के 16 ग्राम। यहाँ देख भी सकते हैं CH4 के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। क्यों अधिकतम है? परमाणु की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु भार। ठीक, द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 16 है, परमाणु भार भी 16, तो 1 आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं। उसका CH4 का अगर हम निकालें तो CH4 का जब परमाणु भार निकालेंगे तो 16 निकल कर आता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाता है। CO2 का अगर परमाणु भार निकालेंगे 44 निकल कर आ जाता है। तो द्रव्यमान बटे आप रखेंगे परमाणु भार, तो यहाँ पर 0.36 निकल कर आता है। इसी तरीके से O2 का जब परमाणु भार निकालेंगे तो 32 निकल कर आता है, तब यहाँ पर हो जाएगा 0.5। उसके बाद N2 का जब परमाणु भार निकालेंगे तो 28 आ जाता है, और इस प्रकार यहाँ परमाणु की संख्या आ जाती है 0.57। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसका सीरियल क्रम हो जाएगा, सबसे पहले CH4, उसके बाद N2, फिर O2, उसके बाद CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? Br2H2O, KMnO4 OHH2O, टार्लेंस अभिकर्मक या फेलिंग विलयन। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है C, यानी कि टार्लेंस अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को टार्लेन अभिकर्मक यानी कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन द्वारा विक्षेपित किया जाता है। एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टार्लेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाती है, जबकि एथिलीन टार्लेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन भी इसकी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यौगिकों में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? OF2 में, Na2O में, NaO2 में या NaO3 में। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका A, यानी कि OF2। OF2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है। OF2 में ऑक्सीजन O की ऑक्सीडेट संख्या अगर हम x मान लें तो F का ऑक्सीडेट संख्या हो जाएगा -1। OF2 को अगर लिखेंगे तो x + -2 = 0, तो x - 2 = 0, x बराबर यहाँ +2 निकल कर आ जाता है। इसलिए OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर एक एल्केलक होती है। नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या आर्लान। तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका हो जाता है B, यानी कि आइसोप्रीन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन CH2, उसका डबल बांड दिया गया CCH3CH, फिर डबल बांड CH2 का 1,4 संकलन बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जात के पेड़ों से निकलने जैसे लेक्टस से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध प्राकृतिक रबड़ मृदु और 2 लेखी होती है। रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबड़ कहते हैं। रबड़ औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोब्यूटेन। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है हो जाता है N-पेंटेन। N-पेंटेन जो है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। N-पेंटेन
सर्वाधिक क्वथनांक सबसे अधिक है। एन एल्केनों के क्वथनांक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। एन एल्केनों के क्वथनांक उनकी समावयवी सांखिक श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं तथा अणु में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के समयावयवों के क्वथनांकों का क्रम इस प्रकार है। देखिए, क्वथनांक एन ब्यूटेन जो होता है बड़ा होता है आइसोब्यूटेन से, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये होता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह क्वथनांक जो होता है देखिए -n पेंटेन जो होता है आइसोपेंटेन से बड़ा होता है और आइसोपेंटेन जो होता है न्यूपेंटेन से बड़ा होता है। एन पेंटेन 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4n, 4n+1, 4n+2, 2n+4। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है C, 4n+2। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। सभी एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम 4n+2 हक्कल का नियम कहलाता है, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि कोई पूर्णांक है। उदाहरण के लिए बेंजीन में 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4n+2 नियम के अनुसार हैं। एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हक्कल नियम का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, देखिए बेंजीन दिया गया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये 4n+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n बराबर हो जाएगा 6 - 2, 4n बराबर हो जाएगा 4, n बराबर हो जाएगा 1। अतः बेंजीन जो है एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का या परमाणुवी द्रव्यमान का। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है बी, यानी कि परमाणु में नाभिक का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, अतः रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? हवा, दूध, धुआं, जेली। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि हवा। हवा जो इसमें एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे चीनी का जल में विलयन, पीतल, कांच आदि समांगी मिश्रण है। हवा, वायु, गैस समांगी मिश्रण का सबसे उत्तम उदाहरण है, जबकि दूध यानी कि जल, प्रोटीन व वसा का मिश्रण, रक्त, धुआं, जेली, बादल, बारूद, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण हैं, क्योंकि इनके कणों के गुण एक समान नहीं होते हैं तथा इन कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है ए। आप देख सकते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। यहाँ लिखा भी गया प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले सभी जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जगत में रखे गए हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परिजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? फाइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल।
तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए यानी कि फाइटोक्रोम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। यह बीज के बढ़ने व उसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी या अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? वसामय ऊतक, उपास्थि, उपकला या स्नायु। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी यानी कि स्नायु। ठीक है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे स्नायु कहा जाता है। देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है स्नायु या लिगामेंट कहलाता है। वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडारा या टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का जरायुज या विविपेरस अंकुरण होता है आम में, राइजोफोरा में, आलू में या गन्ने में। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है बी यानी कि राइजोफोरा में। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। बीजों का जरायुज या विविपेरस अंकुरण राइजोफोरा या मैनग्रोव पौधे में पाई जाती है। प्रायः बीजों के अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवणी दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए अंकुरित हो जाते हैं। यह गुण प्रत्यस्थ अंकुरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल वाटर है। ठीक है, प्रकाश आश्रित प्रावस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन H+ तथा हाइड्रॉक्सिल OH- आयनों में अपघटन हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं 4H2O 4H+ 4H-। उसके बाद 4H+ को NADP ग्रहण करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। 4H+ NADP हो जाता है 2NADPH2। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है 4OH- संघनित होकर पानी व ऑक्सीजन बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर देखते हैं 40H- वो गिव यू आउट 2H2O + O2- + 4O-। ऑक्सीजन वायु में विमुक्त हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं। स्पष्ट है कि O2 विमुक्त जल से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है एंटीबॉडी, हेपेरिन, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी यानी कि हेपेरिन। ठीक है, जो रक्त का हेपेरिन घटक है वो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से रोकता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है उसे हेपेरिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षी और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं। एंटीजन लाल रुधिराणुओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या हृदय में। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी यानी कि अग्नाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में के रूप में संचयन करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है डी यानी कि प्रोटीन।
जो एंजाइम होते हैं उनका रासायनिक रूप क्या होता है? प्रोटीन का। यहाँ देख भी सकते हैं, नीचे लिखा गया है। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में से किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय बनाती है, अर्थात प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर देती है। इस पदार्थ को एंजाइम का सबस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच मान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल या पामिटिक अम्ल? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन भी है। यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा भी गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू व अन्य फल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है? जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है ए, यानी कि जूल। ठीक है, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन में आपका हो जाएगा डी, यानी कि पी बराबर हो जाएगा एफ बटे ए, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है दाब का, इसलिए पी बराबर हो जाएगा एफ बटे ए। ठीक है, उसके बाद जिसमें जो बल होता है वो सदिश राशि होती है, तो इसको लिखा जाएगा पी बराबर वेक्टर एफ बटे ए। यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा भी गया है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, जबकि दाब एक अदिश राशि है और बल सदिश एवं क्षेत्रफल अदिश राशि है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो बल है उसके ऊपर वेक्टर लगाया गया है, और पी और ए, यानी कि पी यहाँ पर दाब है, ए क्षेत्रफल पर वेक्टर नहीं लगाया गया है। ठीक, तो सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी। हम देख लेते हैं किस प्रकार इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है। टी बराबर दिया है 5 सेकंड, ठीक है, और P1 दिया है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और P2 दिया है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर हो F बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 बटे टी, यानी कि 25 माइनस 10 बटे 5, और यहाँ जो बल निकल कर आ जाएगा हो जाएगा 3 न्यूटन। ठीक है, तो सही ऑप्शन में इसीलिए था सी, यानी कि 3 मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का प्रयोग होता है। जैसे आप कुकर देखते हैं उसका जो हत्था होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश या 135 अंश। तो देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर आता है 90 अंश। यहाँ लिखा भी गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नित्य कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 अंश तथा विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 अंश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं लैम्डा बराबर होता है यहाँ पर 50 गुणे 2, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पानी का कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हों तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
होता है, हमें बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं आपके 8/9, 9/8, 4/3 या 3/4। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है बी, यानी कि 9/8। देख लीजिए किस प्रकार आता है। पानी का अपूर्णांक हमें दिया गया है 4/3 और कांच का अपूर्णांक दिया गया है 3/2। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकालेंगे WNG, ठीक है, वाटर, और n अपूर्णांक है G, यानी कि कांच है। तो ये हो जाएगा NG/ANW, ठीक है। तो 3/2/4/3 जब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 9/8, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। यहाँ देख भी सकते हैं, ऐसे हमने हल कर लिया तो यहाँ सही आ गया 9/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला या सफ़ेद? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि हरा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विद्युतमय या जीवित उदासीन या भूतार कहते हैं। विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का और भूतार सामान्यतः हरे रंग का होता है। विद्युन्मय तार से धारा प्रवाहित होती है, उदासीन तार धारा वापस ले जाती है, भूतार का संपर्क पृथ्वी से होता है तथा दूसरी तरफ यह उपकरणों की चालक बॉडी से जुड़ा होता है। विद्युत यदि बॉडी में उतर जाए तो इसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोगकर्ता झटका शॉक लगने से बच जाता है, अतः भूतार सुरक्षा का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के या द्रव्यमान के? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, ठीक है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। यहाँ देख भी सकते हैं। सन 1945 में विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए गए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। ये नियम विद्युत परिपथ के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों के भिन्न रूप हैं। किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी नोड की तरफ जाने वाले धाराओं का योग उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये संधि दी गई है, कुछ धाराएं आ रही, कुछ धाराएं जा रही हैं। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर हो जाएगा जाने वाली धाराओं का। यहाँ पर देखिए I1 + I4, I1 ये दे है, ये I1 आ रही है, I4 आ रही है, बराबर I2 जा रही बाहर और I3 जा रही है, इसलिए इनका योग बराबर हो जाएगा। इनको ऐसे एक तरफ ले आए तो इधर 0 हो जाएगा, तब ये दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक। इस प्रकार आने वाली धाराओं का योग बराबर हो जाता है जाने वाली धाराओं का योग। किरचॉफ देख सकते हैं, लिखा गया है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विआधारी संख्या 1101 के तुल्य दशमलव संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा इसको बना ले देंगे, देखिए किस प्रकार। देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले 1101, उसके बाद घात लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अब इन सबको हम गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 0 की गुणा 1 से कर देंगे, 2 की पावर 1 की गुणा 0 से कर देंगे, 2 की पावर 2 की गुणा 1 से कर देंगे और 2 की पावर 3 की गुणा 1 से कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार आ जाएगा 8 4 12 और 1 13। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आएगा हो जाता है 13, ठीक है। इस प्रकार इनको हल किया जाता है। उसका देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पेट्रोल, कोक, पैराफिन मोम या स्नेहक तेल? तो देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर हो जाता है बी, पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन ईंधनों का एक प्रमुख स्रोत है। पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आदि अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण ईंधन पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ईंधन के अतिरिक्त पेट्रोलियम से कई उपयोगी विलायक, स्नेह तेल, पैराफिन मोम, कोल तार, प्राकृतिक गैस व अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न प्रकार के कई रासायनिक पदार्थों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। यह एक कठोर काला संरद्ध पदार्थ है जो कोयले के अनाक्सी दहन द्वारा प्राप्त
किया जाता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व कई धातुओं के निष्कर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M को पहचानिए कि क्या है। Na है, Mg है, Cu है या Ca। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका C, यानी कि वो Cu यानी कि कॉपर है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। कॉपर Cu जो है अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में तेज गर्म करने पर काले रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O और क्यूप्रस ऑक्साइड CO धीरे धीरे बनते हैं, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं इनके रिएक्शन दिए गए हैं। 2Cu + 4HCl + O2 गिव्स आउट 2CuCl + 2H2O। उसके बाद मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से कर देंगे तो आ जाएगा MgSO4 + H2। उसके बाद कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे Ca + 2HCl गिव्स आउट आ जाएगा CaCl2 + H2। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप इसमें जो क्वेश्चन आए हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर जाकर आसानी से इसे लोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।